नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई चौथे नंबर का चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग का इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। इंपरेटिव प्लानिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये पूरी की पूरी पीपीटी में बहुत ढंग से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक चीज बची यहाँ पे, इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग और जो बचा हुआ चैप्टर वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आप देखोगे कि सोवियत प्लानिंग का जो मॉडल था उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में इंप्लीमेंट किया गया। जो प्योरेस्ट फॉर्म था सोवियत मॉडल का, उसको जैसे इंपरेटिव प्लानिंग का जो प्योरेस्ट फॉर्म था उसको इंप्लीमेंट किया गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन के सोशलिज्म के बीच के फर्क को भी मैंने आपको समझाया। लेकिन अब आप समझोगे, धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की कंट्रीज थी वो भी इंडिकेटिव प्लानिंग को कैसे ना कैसे करके अपने पॉलिटिकल सिस्टम में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम था, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी ये स्टेट इकोनॉमीज नहीं थी, ना ही ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती थी। तो जिस प्रकार से चीजों को कमांड इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किया जाता था उस प्रकार से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी। समझ गए। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज थी वो नेशनल प्लानिंग करना चाहती थी, कुछ ना कुछ टारगेट सेटअप करना चाहती थी, ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहती थी। लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं कर सकती जिस हिसाब से सोवियत यूनियन कर रहा था, जिस हिसाब से चाइना कर रहा था, जिस हिसाब से पोलैंड कर रहा था, जिस हिसाब से ईस्टर्न यूरोपियन की कमांड इकोनॉमीज कर रही थी। तो इस रिस्पेक्ट में डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिस प्रकार की प्लानिंग को इम्बाइब करेंगी वो पूरी तरीके से इंपरेटिव ना होकर इंपरेटिव प्लस इंडिकेटिव होगी। अभी कितनी इंपरेटिव और कितनी इंडिकेटिव ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है। आप कह सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी एक प्रकार की, जिसमें कुछ चीजों को इंपरेटिव प्रकार से किया जाएगा और कुछ चीजों को इंडिकेटिव प्रकार से किया जाएगा। तो इंपरेटिव में सरकार ने बोल दिया कि ये करो तो वो हो जाएगा। इंडिकेटिव में टारगेट्स दिए जाएंगे, बट टारगेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए नियम कानूनों को भी फॉलो किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चाइना में मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, उसके चलते किसी एक इलाके में 1000 घरों को साफ कर देना है। तो चाइना की सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो 1000 घर साफ हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया में अगर 1000 घर साफ करने हैं तो जाने कितने कोर्टों में केस चला जाएगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और वो सही भी है, क्योंकि किसी का घर, किसी का लाइवलीहुड छिन रहा है तो वो तो जाके किसी ना किसी को बोलेगा ना। तो एक कंट्री के अंदर किसी एक इंडिविजुअल का अगर राइट वायलेट होता है तो हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है। तो इसीलिए हम कभी भी इंपरेटिव प्लानिंग को ब्लैंक तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिकेटिव कर सकते हैं। वहीं पे चाइना जैसी कंट्रीज में क्या है कि भाई जो सरकार ने बोल दिया ये करना है तो वो करना है, किसी को पसंद आए चाहे ना आए। तो वहां पे कमांड इकोनॉमी, डिक्टेटोरियल वाला सिस्टम टाइप का आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जब नेशनल प्लानिंग को एसिमुलेट किया गया तो वो नेशनल प्लानिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंडिकेटिव प्लानिंग तरीके से निकल के आई। और ये इंडिकेटिव प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं इनको मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहला फीचर, एवरी इकोनॉमी फॉलोइंग द इंडिकेटिव प्लानिंग वर मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो भाई जिन भी इकोनॉमीज ने इंडिकेटिव प्लानिंग को एसिमुलेट किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्टिक सिस्टम्स भी आ जाते हैं, कैपिटलिस्टिक सिस्टम्स भी आ सकते हैं। मतलब सरकार भी इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, बस कहीं ना कहीं सरकार का रेगुलेशन होगा ही होगा। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अनलाइक अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रीज फ्लोइंग इंपरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स थ्रू द मार्केट प्राइस सिस्टम रेदर देन रिप्लेसेस इट। आप समझिए, इंपरेटिव प्लानिंग में अगर आप बिल्कुल ब्लैंक और प्योर, जैसा कि मैंने बताया था सोवियत यूनियन की जो इंपरेटिव प्लानिंग की टैक्टिक्स थी उसको प्योरेस्ट फॉर्म में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में इंप्लीमेंट किया गया। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सोवियत में स्टालिन के अंदर भी कुछ हद तक तो मार्केट था। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में 94% पीजेंट्स सरकार के अंदर गए थे, बाकी 6% पीजेंट इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे थे। तो भाई कितनी भी इंटेंस आप इंपरेटिव प्लानिंग लगाओ, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर और मार्केट का एलिमेंट तो आ ही जाता है। जिस इकोनॉमी में सबसे कम आया है वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की इंपरेटिव प्लानिंग। लेकिन जब आप पहुंच जाते हो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में आ गई मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक सिस्टम आप इंक्लूड कर रहे हो। मतलब कि इंपरेटिव प्लानिंग की तरह केवल सरकार जो बोलेगी वही होगा और मार्केट के हिसाब से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। इंडिकेटिव प्लानिंग में मार्केट एग्जिस्ट करता है, प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो भी चीज बन के मार्केट में पहुंच रही है उसका कुछ ना कुछ दाम फिक्स होगा और उस दाम को सरकार पूरी तरीके से सिर्फ अपने बेसिस पे नहीं करेगी, कुछ हद तक मार्केट्स का भी कहना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स के दाम को सरकार ही फिक्स कर रही है और कुछ प्रोडक्ट्स के दाम मार्केट के हिसाब से फिक्स हो रहे हैं। समझ गए।
तो कुल मिला के इंडिकेटिव प्लानिंग में मार्केट के सिस्टम को पूरी तरीके से साइडलाइन नहीं किया जाता है, कुछ हद तक मार्केट का सिस्टम अवेलेबल रहता है। इंपरेटिव प्लानिंग में तो मार्केट हटा ही देते हैं, सिर्फ सरकार आ जाती है, लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग में मार्केट रहता है, मार्केट बिल्कुल बाहर नहीं निकल जाता है। तो बहुत सी चीजें इंडिकेटिव प्लानिंग में अगर मार्केट में बिक रही है तो मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही होंगी, हर चीज पे सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, समझ गए। तो चाइना में हर चीज पे सरकार का कंट्रोल हो गया, मतलब इंटेंस लेवल की इंपरेटिव प्लानिंग, जबकि इंडिया में कुछ चीजों पे सरकार ने कंट्रोल रखा, कुछ चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी दिया। ओके, फिर आप देखोगे तीसरा पॉइंट इंडिकेटिव प्लानिंग का, साइड बाय साइड सेटिंग न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टारगेट सिमिलर टू द प्रैक्टिस इन इंपरेटिव प्लानिंग, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिकेटिव नेचर इज आल्सो अनाउंस्ड बाय द इकोनॉमिस्ट टू रियलाइज द प्लान टारगेट्स। हाँ, एक चीज जो इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपरेटिव प्लानिंग की फिक्स है कि इंपरेटिव प्लानिंग में भी आप टारगेट फिक्स कर रहे थे और इंडिकेटिव प्लानिंग में भी आप टारगेट फिक्स कर रहे हो। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को 7%, 8%, 10% के रेट पे अगले 10 साल के लिए बढ़ाना है, इतने किलोमीटर रोड बनानी है, इतने आप कह सकते हो हाईवे बनाने हैं, इतनी मशीनें बनानी, इस प्रकार के टारगेट्स इंपरेटिव प्लानिंग में भी होते हैं, इस प्रकार के टारगेट्स इंडिकेटिव प्लानिंग में भी होते हैं। तो टारगेट्स दोनों में होते हैं। हाँ, टारगेट को इंप्लीमेंट करने के लिए किस हद तक स्टेट इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, ये डिसाइड करेगा कि प्लानिंग इंपरेटिव है या इंडिकेटिव है। फिर अगला, द इंडिकेटिव नेचर of economic policies which are announced in such planning basically encourage or discourage the private sector in its process of economic decision making। तो कुल मिला के अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंडिकेटिव नेचर है, मतलब कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बता रही है उसमें कुछ इंडिकेशंस दिया जा रहा है कि इस सेक्टर में सरकार ये चाहती है, इस सेक्टर में सरकार ये चाहती है। अभी जिस सेक्टर में सरकार जो भी चाहती है उसके रिस्पेक्ट से सरकार कुछ फाइनेंशियल एलोकेशन करेगी। तो किस पर्टिकुलर सेक्टर को सरकार इंपॉर्टेंस दे रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई सरकार कितना प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहती है, सरकार कितना मार्केट का इन्वॉल्वमेंट चाहती है। तो वो डिपेंड करता है कि सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो इंडिकेटिव नेचर में अलग अलग इकोनॉमीज में सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी के पैरामीटर्स के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भाई एक्चुअली में वहां पे जो प्लानिंग हो रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर आगे आने वाले समय में कितना रोल प्ले करने वाला है। इंपेरेटिव में तो क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था, इंडिकेटिव में प्राइवेट सेक्टर का रोल है, बट कितना है वो पॉलिसी पैरामीटर्स, क्या लिखा है पॉलिसी में, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इंडिकेटिव नेचर में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो जो भी प्लानिंग कर रही हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स को एलोकेशन कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे रही हैं, और उनकी पॉलिसी पैरामीटर में लिखा है कि वो किस हिसाब से ये सेक्टर बढ़ना चाहे, इस बात को चाहती हैं। और उस पॉलिसी को पढ़ के ही ये बताया जा सकता है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर का क्या स्कोप है आगे आने वाले समय में। तो यहां समझिए कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो पॉलिसी बना रही है जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर के फेवर में हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है थोड़ा ना हो, तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री बना रही है। इसको अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में जब मैं समझाऊंगा ना तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए दोस्तों। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको जो भी मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है वो मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर रखा है वो मिल जाएगा आपको। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स तो बना ही रहा हूँ, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री भी बनी रही, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री की 2-3 वीडियोस में कल अपलोड करूंगा। और एनसीईआरटी 6 से 12 काफी सारी बना रखी है, काफी बन रही है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जोड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूं, और मैं अपने लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। रीजन भी कि भाई यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता। अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि फ्रांस की बात करिए तो भाई फ्रांस मिड 1940s में मिक्स्ड इकोनॉमी बना, इसने भी कहीं ना कहीं प्लानिंग को एसिमुलेट किया, और अपना पहला 6 ईयर प्लान फ्रांस ने बना के इंप्लीमेंट किया 1947 में। इस प्लान को नाम दिया गया मॉनेट प्लान, MONNET प्लान, मॉनेट प्लान। ठीक है भाई, मॉनेट प्लान कहीं ना कहीं फ्रांस में काफी फेमस हुआ। मॉनेट प्लान क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि भाई जो जनरल प्लानिंग कमीशन है आपके फ्रांस के, उसके पहले चेयरमैन थे आपके मॉनेट साहब, और बाद में ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे भाई प्लानिंग के फ्रांस में। तो आप देखोगे कि ये जो मॉनेट प्लान था ये दुनिया भर में इंडिकेटिव प्लानिंग से सिनोनिमस माने जाने लगा, क्योंकि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी और कहीं ना कहीं इसने नेशनल प्लानिंग को एसिमुलेट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्लानिंग कमांड इकोनॉमी जैसी नहीं थी। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशनल प्लानिंग को इन डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट फ्रांस ने क्या बना दिया, इंडिकेटिव प्लानिंग बना दिया। और इसी को बेसिकली आप कह सकते हो कि इस प्लानिंग में
जो फ्रांस की सरकार थी, इसने 8 बेसिक इंडस्ट्रीज को चुना और इन 8 बेसिक इंडस्ट्रीज को कोर माना अपने डेवलपमेंट का। और आप देखोगे कि जो 8 बेसिक इंडस्ट्रीज यहां पे फ्रांस की सरकार चुनेगी, वहां पे नेचर ऑफ प्लानिंग इंपेरेटिव होगी और बाकी जगहों पे जो नेचर ऑफ प्लानिंग होगी वो थोड़ी बहुत से आप कह सकते हो कि ओपन पार्टिसिपेशन वाली होगी, जहां पे आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। आप समझिए, बिल्कुल सेम चीज ये इंडिया में भी हुई है। ये मिक्स्ड तरीके की प्लानिंग है, इंडिकेटिव प्लानिंग। कहने का मतलब ये है कि जब प्लानिंग को फ्रांस ने एसिमुलेट किया तो उसने कुछ चीजें इंडिकेटिव रखी, कुछ चीजें इंपेरेटिव रखी। तो इंपेरेटिव में उसने क्या रखा, 8 बेसिक इंडस्ट्रीज। 8 बेसिक इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, इन इंडस्ट्रीज में कुछ करना है तो सरकार ही कर सकती है। तो स्टेट मोनोपोली के अंदर कुछ सेक्टर्स रखे गए और बाकी चीजों को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी दिया गया। ओके, 1944 तक ये 8 की 8 इंडस्ट्रीज फ्रांस में प्राइवेटाइज थी। इसमें कोल वगैरह था। इंडिया में भी देख लीजिए, जब इंडिया आजाद हुआ तो कोल की खानें प्राइवेटाइज थी। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी तो रामाधीर सिंह क्या बोल रहा होता है कि पहले ये खानी अंग्रेजी बिजनेसमैनों के पास थी, अब ये खान मेरी हो गई है। तो तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद कोयले की खान तक प्राइवेट ओनरशिप में चली गई थी। बाद में सरकार ने उनको नेशनलाइज कर दिया और बोला कि भाई सारी खाने सरकार की हैं, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ सेक्टर्स में तो इंपेरेटिव प्लानिंग इंपोज की। जैसे इंडिया में भी इंपेरेटिव प्लानिंग इंपोज की गई। हमारे यहाँ भी तो 6 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें बाद में 2 सेक्टर जोड़ दिए गए थे 2013 में, नेचुरल गैस और एक और सेक्टर, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब कोर सेक्टर्स हैं। फ्रांस में भी इनको कोर सेक्टर माना गया और बोला गया कि भाई इसमें सरकार की मोनोपोली है और कुछ सेक्टर्स इन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुले रखे। तो ये थी प्लानिंग फ्रांस की। जापान में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिकेटिव प्लानिंग को बड़े जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट किया फ्रांस ने और जापान ने। 1965 में यूके ने भी सोचा कि चलो प्लानिंग करते हैं। यूनाइटेड किंगडम को भी लगा कि यार फ्रांस और जापान ने तो जबरदस्त प्लानिंग करके फायदा उठाया है, हम भी उठा लेते हैं। तो यूके ने भी 1965 में अपना नेशनल प्लान बनाया, बट उनका चल नहीं पाया। हर जगह ये इंडिकेटिव प्लानिंग नहीं चल पाई, तो यूके ने 1966 में अपना प्लान छोड़ दिया। उनके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। अब पूरी दुनिया में तो राज कर नहीं रहे थे, तो पैसों की कमी पड़ रही थी वहां पे। पहले तो इंडिया जैसी कंट्रीज को चूस रहे थे, अब कॉलोनीज उनके हाथ से निकल गई थी, तो उनको भी पैसे की परेशानी हो रही थी। और यूके ने उसके बाद कभी भी प्लानिंग नहीं की। रीजनल लेवल्स पे प्लानिंग और आप कह सकते हो प्लान हर कंट्रीज में बनते हैं, बट नेशनल लेवल की प्लानिंग कभी भी यूके ने बाद में नहीं अपनाई। 1965 में शुरू की और 1966 में छोड़ दी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यूएसए ने नेशनल लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं की है, बट सबसे पहला इकोनॉमिक प्लानिंग का यूज यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी ने किया था 1916 में रीजनल लेवल पे। ओके, बट ये कभी भी नेशनल लेवल पे कन्वर्ट नहीं हुआ। यूएसए में नेशनल लेवल पे कभी भी प्लानिंग नहीं हुई। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि फ्रांस और जापान नेशनल प्लानिंग को इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिया ने किया 5 ईयर प्लान्स बना के, उस प्रकार की प्लानिंग कभी भी यूएसए में नेशनल लेवल पे नहीं हुई है। 1940s में कुछ इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया यूएस में कि भाई नेशनल प्लानिंग को लेके आओ, बट आप देखोगे कि यूएस में इस प्रकार की प्लानिंग को कहीं ना कहीं नहीं ही इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन यूएस के रिस्पेक्ट में लोग ये भी बोलते हैं कि समय समय पे यूएस में प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट्स निकलती थी। इस प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट्स में यूटिलाइजेशन की बात की जाती थी, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए जाते थे, कैसे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना है पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये सारी बातें निकलती थी। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार की प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट्स को भी इंडिकेटिव प्लानिंग का एक टाइप बताया है। बट ओवरऑल कभी भी यूएसए ने सीधे सीधे अनाउंस नहीं किया कि वो नेशनल प्लानिंग कर रहे हैं। बट आपको पता है कि कोई भी देश बिना प्लानिंग के नहीं चल सकता है। तो प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट्स को भी कुछ लोगों ने इंडिकेटिव प्लानिंग बोला है। ओपनली कभी भी अनाउंस नहीं किया गया यूएस की तरफ से कि वो कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं। ना ही यूएस ने किसी प्रकार का कोई प्लान टारगेट सेटअप किया, कोई प्लान एग्जीक्यूट किया, ऐसा कुछ भी यूएस में नहीं हुआ है। फिर आगे बात करते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ऑल न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अडॉप्टेड द रूट ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नई नई आजाद हो रही कंट्रीज थी, सबके सब प्लान डेवलपमेंट कर रही थी। इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, और ओवरऑल वो लोग इंडिकेटिव प्लानिंग के मॉडल को ही फॉलो कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों का झुकाव इंपरेटिव प्लानिंग की तरफ भी था। ऐसा नहीं कि सारी कंट्रीज इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ गई, कुछ इंपरेटिव प्लानिंग की तरफ भी गई। और इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया में बहुत हैवी बाइस रहा है इंपरेटिव प्लानिंग की तरफ। 1950s से अगर आप 1991 का समय देख लो इंडिया का, तो आप कह सकते हो कि इंडिया में इंपरेटिव प्लानिंग रही है बहुत से फील्ड में। आप देखिए, चाहे कोल्ड का फील्ड हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फील्ड हो,
चाहे पावर प्रोडक्शन का फील्ड हो, इन सब में पीएसयूज की मोनोपोली आ गई, सरकार की मोनोपोली आ गई, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो मतलब इंपरेटिव प्लानिंग ये थी, इंडिया ने सेकंड 5 ईयर प्लान में टारगेट बना लिया कि हमको अपनी इंडस्ट्री को इतना डेवलप करना है, इतना डेवलप करना है। तो जब आप टारगेट सेट कर रहे हो और पूरा कंट्रोल भाई सरकार के हाथ में है, तो इसको इंपरेटिव प्लानिंग ही कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो जो लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर था उसको आप इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग का पार्ट मान सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर आप कह सकते हो इंडिया में 1950 से लेकर 1991 तक, खासकर वो सेक्टर जहां पे बादशाहत थी किसकी, सरकार की, उसको इंपरेटिव प्लानिंग ही बोला गया। आज की डेट में भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की आप बात करो तो हमारी देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट डेवलपमेंट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने हैं, न्यूक्लियर बम बनाने हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथों में, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो इस फील्ड में तो आज भी हम इंपरेटिव प्लानिंग को ही फॉलो कर रहे हैं। समझ गया बात को? तो बेसिकली जिस चीज में सरकार ने बोल दिया कि ये टारगेट है और इस चीज को इंप्लीमेंट सरकार ही करेगी, कोई प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको आप बोल देते हो इंपरेटिव प्लानिंग। और जहां पे प्राइवेट प्लेयर मार्केट का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होने लगे, वो हो गई इंडिकेटिव प्लानिंग। लेकिन अब आप देखो तो दुनिया बहुत बदल गई है दोस्तों, आफ्टर द रिवाइवल ऑफ द रोल एंड नीड ऑफ मार्केट। भैया मार्केट को प्रमोट करना दुनिया भर में इंपॉर्टेंट हो गया है। चाइना जैसी कमांड इकोनॉमीज भी अब मार्केट प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। सोवियत यूनियन अब रशिया बन चुका है, वो भी मार्केट प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है। तो अब सब मार्केट प्रिंसिपल्स का यूज करके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो वॉशिंगटन कंसेंसस आया 1985 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1995 में, ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज इस डब्ल्यूटीओ में। संटियागो न्यू कंसेंसस आया 1998 में, और इन कंसेंसस और इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे आप क्या बोलते हो कि इंपरेटिव प्लानिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आज की डेट में अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो है इंडिकेटिव प्लानिंग। जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो भी इंडिकेटिव ही प्लानिंग हो गई। कुछ सेंसिटिव सेक्टर जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना, इनको आप बोल सकते हो कि इंपरेटिव प्लानिंग के पार्ट हैं, बाकी सब कुछ इंडिकेटिव हो चुका है। तो आज की डेट में एवरीथिंग इज इंडिकेटिव, जहां पे स्टेट एक मार्जिनल रोल प्ले करता है, स्टेट एक रेगुलेटर की तरह सामने आता है, और बेसिकली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम भर की चीजों में ही इंटरफियर करें। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें, हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट्स घुसेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे काम किसको करना है, सरकार को ही करना है। इस रिस्पेक्ट में आपको अब इंडिकेटिव और इंपरेटिव के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में चीजें आपको समझाई हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो देखिए और भी बहुत प्रकार की प्लानिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्लानिंग की बात करें तो टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्लानिंग की बात करोगे तो दो प्रकार की प्लानिंग होती है, एक होती है रीजनल प्लानिंग, एक होती है नेशनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मैंने आपको पहले समझाई भी इस चैप्टर में। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो तो भाई सेंट्रल प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, लोकल प्लानिंग। तो केंद्र सरकार अपनी अलग प्लानिंग कर रही है, राज्य की सरकार अपनी अलग प्लानिंग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वो अपनी अलग प्लानिंग कर रही है। अगर आप पार्टिसिपेटरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो प्लानिंग को आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। पार्टिसिपेटरी क्या कि भैया सारी की सारी प्लानिंग केंद्र सरकार ही कर रही है और राज्य की प्रोविंसेस को मौका नहीं मिल पा रहा, तो आप बोलोगे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो अगर भारत सरकार ने कोई प्लान बनाया एग्रीकल्चर से रिलेटेड और पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट कर दिया और राज्य सरकारों से कोई बातचीत नहीं करी, तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो जाएगी। वो सही नहीं है, हालांकि ऐसा अब होता नहीं है। देखिए बहुत से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, नीति आयोग की समिट्स के थ्रू, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू जो सरकार होती है ना, वो राज्य सरकारों का व्यू पॉइंट लेती है किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल सेक्टर स्कीम या आप कह सकते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को बनाने से पहले। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में एक बार के लिए आप कह सकते हो कि सरकार पूरा का पूरा पैसा खुद खत्म करती है, खुद इंप्लीमेंट करती है केंद्र सरकार। तो वहां एक बार को भले राज्य की सरकारों से ना मशवरा लिया जाए, हालांकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ही कितनी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट की सरकार इन्वॉल्व होती है, तो प्लान करने से पहले कहीं ना कहीं राज्य सरकार से इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से बात जरूर की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन देखो तो एक और क्लासिफिकेशन हो गया भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो अगर आप बहुत लंबे समय के प्लान बना रहे हो लॉन्ग टर्म, छोटे समय के तो शॉर्ट टर्म, इसको टेम्पोरल पॉइंट ऑफ प्लानिंग भी कह सकते हो आप। फिर एक सेक्टोरियल और स्पैटियल प्लानिंग भी होती है। सेक्टोरियल और स्पैटियल प्लानिंग क्या होती है कि भाई सेक्टोरल प्लानिंग में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस मार रहे हो, इंडस्ट्री पे, सर्विस सेक्टर पे, तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। स्पैटियल प्लानिंग में क्या होता है कि भाई आप ये देख रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में कितने लोग हैं और वहां पे क्या क्या बिजनेसेस और सर्विसेज अवेलेबल हैं,
और उस इलाके में चीजों को सही करने के लिए आप उस इलाके के लोगों और सर्विसेज को रीओरिएंट कर रहे हो, उनके वैल्यूडेशन कर रहे हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो, तो ये स्पैटियल बिल्ड प्लानिंग हो गई। ओके, तो मतलब कि जब किसी एक पर्टिकुलर इलाके को आइडेंटिफाई करके, एक स्पेस को आइडेंटिफाई करके आपने वहां प्लानिंग करी, तो स्पैटियल प्लानिंग हो गई। उसको कहीं ना कहीं आप रीजनल प्लानिंग भी बोल सकते हो। और सेक्टोरल प्लानिंग क्या हो गई कि ओवरऑल इकोनॉमी का एक सेक्टर पकड़ लिया, मान लो बैंकिंग सेक्टर पकड़ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पकड़ लिया और वहां पे प्लानिंग कर दी, तो वो हो गई भाई आपकी सेक्टोरल प्लानिंग। अब यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक प्लानिंग का जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोला जाता है सिस्टम्स प्लानिंग और नॉर्मेटिव प्लानिंग। अभी ये सिस्टम्स प्लानिंग और नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम्स अप्रोच टू प्लानिंग। सिस्टम्स अप्रोच टू प्लानिंग वैल्यू न्यूट्रल होती है, एट इट रिमेन्स फुल्ली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस इन इट एंड इट गोज क्वाइट मैकेनिकली टारगेटिंग द प्लान गोल। समझिए बात को, सरकार ने कोई स्कीम बनाई और उस स्कीम को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया। यहां पे सरकार ने कुछ इकोनॉमिक टारगेट्स को दिमाग पे रखा, फॉर एग्जाम्पल कि हमको अपनी इकोनॉमी को अगले 20 साल में प्रति ईयर 7% की इंक्रीज पे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर फील्ड में इतने डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में इतना डेवलपमेंट, इतना एम्प्लॉयमेंट हमको पैदा करना है। तो इसको आपने क्या बोला, सिस्टम्स प्लानिंग बोला। सिस्टम्स प्लानिंग में क्या हुआ कि आपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को और सोशल एस्पेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप सीधे सीधे आगे बढ़ते चले गए। इसको बोला था सिस्टम्स प्लानिंग। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन जब मैं आपको नॉर्मेटिव प्लानिंग समझाऊंगा आपको पूरी तरीके से चीज समझ में आ जाएगी। नॉर्मेटिव प्लानिंग में क्या होता है कि भाई आप सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स को एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंस देते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में धर्म एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आया है, इंडिया में कास्ट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के निकलता है। जो आप धर्म और कास्ट को इंपॉर्टेंस देके जब प्लान बनाते हो, उसको आप बोलोगे नॉर्मेटिव प्लानिंग। नॉर्मेटिव प्लानिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ओके, समझिए बात को, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में धर्म के आधार पे लोग बटे हुए हैं, भाषा के आधार पे लोग बटे हुए हैं और कहीं ना कहीं कास्ट के आधार पे लोग बटे हुए हैं। जेंडर सेग्रीगेशन भी यहाँ पे बहुत है। तो अगर आप सिस्टम प्लानिंग करते हो तो सिस्टम प्लानिंग में आप इन अलग अलग वेरिएबल्स पे ध्यान नहीं दोगे, सीधे इकोनॉमिक टारगेट्स बनाओगे। अभी वो इकोनॉमिक टारगेट के बेनिफिट ओवरऑल सोसाइटी में किस ग्रुप को जा रहे हैं, किस ग्रुप को नहीं जा रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हो। लेकिन जब आप पॉलिसी इस प्रकार से बनाओ कि अलग अलग ग्रुप्स के पास बेनिफिट जाए, इस बात को आप पॉलिसी में इंश्योर कर दो, तो वो हो जाती है नॉर्मेटिव प्लानिंग। समझ गए? अब यहां पे दो फैसेट्स है। सिस्टम्स प्लानिंग में आपने कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान नहीं दिया, तो कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है, कौन सा धर्म फॉलो करता है, कौन सी कास्ट का है, इस बात को जब आपने फोकस नहीं किया तो बोल दिया सिस्टम प्लानिंग। अब देखा जाए तो एक सेक्युलर अप्रोच है। सेक्युलर अप्रोच मतलब कि भाई आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर जाति को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, तो अपने टैलेंट के हिसाब से आदमी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो वल्नरेबल तबका है वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए नॉर्मेटिव प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। नॉर्मेटिव प्लानिंग में आप इस बात को इंश्योर करते हो कि जो वल्नरेबल लॉट है उसके पास भी कहीं ना कहीं चीजें पहुंचे। और इसीलिए आज की डेट में आप ये देखोगे कि जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है, इसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिल रही है। जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है, इट गॉट फास्टर रिकॉग्निशन अमंग एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स आफ्टर 2 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स। एक इवेंट हुआ था जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में पब्लिश हुई, और एक इवेंट हुआ था जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 में वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी। तो इन दोनों रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के बाद बिहेवियरल डायमेंशंस पे ध्यान जाने लगा। लोगों को क्या चीजें पसंद है, लोगों की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो कौन से कल्चरल एस्पेक्ट से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, इन चीजों को जब ध्यान में रख के आप प्लानिंग करते हो तो लोगों को लगता है कि भाई हमारे बारे में सोचा जा रहा है। एक बहुत ही इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है, और इसी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि नॉर्मेटिव प्लानिंग को आज को दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ओके, तो सिस्टम्स प्लानिंग और नॉर्मेटिव प्लानिंग के बीच का फर्क पहुंच के समझ गया आप? जब केवल इकोनॉमिक टारगेट्स बना दिए, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या सोशल एस्पेक्ट को आपने ध्यान नहीं दिया, तो बोला गया सिस्टम प्लानिंग। और जब आपने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के प्लान बनाए, तो उसको बोला गया नॉर्मेटिव प्लानिंग। नॉर्मेटिव प्लानिंग को जोर कब मिला? जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप कितनी भी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते चले जाओ जीडीपी में, अगर एक तबका खुश नहीं है तो क्या फायदा उसका।
और हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने नॉर्मेटिव अप्रोच की बात की इंडिया में। चूंकि इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एथोस हैं, तो अगर सरकारें ऐसे प्रोग्राम बनाती हैं, ऐसे स्कीम्स बनाती हैं जो कि लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और एथोस से जुड़ पाएंगी, तो उन स्कीमों की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर ज्यादा होगी, लोग ज्यादा अपने आप को उन स्कीमों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्रोग्राम्स, स्कीम्स से लोगों को भला करना और उनके साथ एक एम्पैथेटिक रिलेशन बनाना, ये कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव प्लानिंग में आ जाता है, और ये सिस्टमैटिक प्लानिंग में नहीं आ रहा था। तो इस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि भाई नॉर्मेटिव प्लानिंग को आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और खासकर इंडिया जैसी कंट्रीज में तो कुछ ज्यादा ही दी जा रही है, क्योंकि इतना डाइवर्स कल्चर है हमारा। तो भाई सबको जोड़ के चलना है तो नॉर्मेटिव प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब इस रिस्पेक्ट पे थोड़ी बात यहाँ पे नीति आयोग की भी की गई है। जनवरी 2015 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया। प्लानिंग कमीशन बहुत ताकतवर था, नीति आयोग को बस एक पॉलिसी थिंक टैंक की तरह बनाया गया। तो if we look at the functions and guiding principles of the new body, we come to know that India has officially moved towards normative planning. The new body has to follow a developmental model which is all round, all pervasive, all inclusive and all holistic. तो भाई नीति आयोग एक थिंक टैंक है, और एज अ थिंक टैंक इसको देखना है कि भाई हमारे देश के अलग अलग तबके के पास हम कैसी पॉलिसीज बनाए कि बेनिफिट पहुंचे, ये काम है नीति आयोग का। तो कुल मिला के नीति आयोग के काम को देख के बोला जा सकता है कि नीति आयोग has been further asked to enable the country to draw on the vitality and energy of the bedrock of our ethos, culture and sustenance। तो जब पॉलिसी मेकिंग और एक पॉलिसी थिंक टैंक हमारे कल्चर और हमारी डाइवर्सिटी को देख के व्यू पॉइंट्स दे रहा है डेवलपमेंटल प्लान्स को लेके, तो हम कह सकते हैं कि वी आर वेरी मच मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मेटिव प्लानिंग। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। उसके बाद देखिए और कुछ बातें भी कही गई। इन रिसेंट टाइम्स वी सी गवर्नमेंट employing nudges to modify people's behavior to take desired socio-economic outcomes aimed at development, using behavioral insight to frame economic policies. All such policy actions are examples of normative planning। क्या बोला जा रहा है कि भाई आजकल सरकार क्या कर रही है कि कुछ ऐसे नजेस दे रही है लोगों को जिससे कहीं ना कहीं लोग सोशियो कल्चर आउटकम को ऊपर उठाने वाले काम करें, और ये सरकार अपनी कुछ पॉलिसीज के थ्रू कर रही है। मैं आपको बताता हूं इसका एग्जांपल। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी के रिस्पेक्ट में एक अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। उस रिस्पेक्ट में भाई वो जो पैसा है वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को आप सिक्योर कर रहे हो। तो हमारा देश जहाँ पे ये गर्ल चाइल्ड को हमेशा से सेग्रीगेट किया गया है, ये वल्नरेबल लॉट को बिलोंग करता है, इसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सरकार एक ऐसी स्कीम बना रही है जो कि लोगों के बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रही है, गर्ल्स के एम्पावरमेंट को लेके अपना माइंडसेट चेंज करने की। तो दिस इज वन एग्जांपल जहां पे सरकार अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रही है और वल्नरेबल सेक्शन को उठाने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव प्लानिंग, और इस प्रकार की प्लानिंग ऑलरेडी इंडिया में शुरू हो चुकी है। तो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। जल्दी चैप्टर नंबर 5 की मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।